हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो यूजीसी नेट के सिलेबस में ये टॉपिक जो है पर्टिकुलरली दे रखा है, ख़ास तौर से दिया गया है ये टॉपिक। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पारितंत्र के घटक और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पारितंत्र के बारे में, ठीक है ना। तो पारितंत्र के जो घटक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अजैविक घटक और दूसरे होते हैं जैविक घटक, ठीक है। और अब जो अजैविक घटक होते हैं उसके अंदर जो है ये भौतिक घटक और अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें पूछ लेता है कि कौन सा कार्बनिक घटक है या कौन सा इनमें से कार्बनिक घटक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये सभी, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो भौतिक घटक की अगर हम बात करें तो भौतिक घटक में शामिल है प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, स्थल आकृति। अब स्थल आकृति जो है ये ऊंचाई वाली भी हो सकती है और ढलान वाली भी हो सकती है, और वायु, ठीक है। अब ये कौन से घटक हुए? ये पारितंत्र के अजैविक घटक के अंदर भौतिक घटक हैं ये, ठीक है। अगर बात करें अकार्बनिक घटक की, तो अकार्बनिक घटक में आ जाता है जल, मृदा, वायुमंडल की गैसें, खनिज और चट्टानें, ठीक है। और भी अन्य तत्व आते हैं, आप देख सकते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि, ठीक है। तो ये अकार्बनिक घटक होते हैं। कार्बनिक घटक में शामिल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और ह्यूमस, ठीक है, या कहें कि यूरिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पॉइंट्स याद रख सकते हैं कि अजैविक घटक में तीन घटक होते हैं, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक, ठीक है। अगर बात करें जैविक घटक की, तो जैविक घटक में तीन स्तर होते हैं। पहला जो है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरा होता है अपघटक, ठीक है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं जैविक घटक के अंदर, ठीक है। अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये आज का क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। इसका आंसर भी जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बताऊंगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, और ये क्वेश्चन आपको कमेंट बताना है, ठीक है। अब पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें तो ये तीन वर्गों में से बांटा गया है, स्थलीय, जलीय और मानवीकृत, ठीक है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की मैं बात करूं तो इसमें शामिल है वन, घास के क्षेत्र और मरुस्थल, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की, तो जलीय में अलवणीय और लवणीय जल इसमें शामिल है, और अलवणीय में तालाब, झील, झरने आ जाते हैं। जबकि लवणीय जो झील है उनमें लवणीय झील और ज्वारोन्मुख और समुद्र इत्यादि शामिल होते हैं। जबकि मानवकृत खेत, खलिहान और जल जीवशाला यानी एक्वेरियम, अंतरिक्षयान, ये सारे के सारे जो है मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। तो यहाँ पर जो पारिस्थितिकी तंत्र को डायग्राम के थ्रू जो है बताया गया है कि पहले जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या मिलकर समुदाय बनाती है, और समुदाय जो है ये मिलकर, कई समुदाय आपस में मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। और कई पारिस्थितिकी तंत्र जब आपस में मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं भूदृश्य, ठीक है। तो क्रम आपको याद रखना है, पहले जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र और फिर भूदृश्य, ठीक है। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं, ठीक है। अजैविक घटक की बात कर रहा है इसमें, ठीक है। तो किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है, अजैविक घटक। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र है एक। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो एक प्रकार का खुला तंत्र होता है, ठीक है।
एक प्रकार का खुला तंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो है जीवमंडल। ठीक है, जीवमंडल जिसमें आ जाते हैं जीव, कई सारे जीव आ जाते हैं, मनुष्य भी इसमें शामिल है। तो इस कारण जो हम कह सकते हैं कि ये जीवमंडल जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे विस्तृत क्षेत्र है या तंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की थी। अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन पूछना था वो तो यहीं पे इसका आंसर दे दिया है। ठीक है, A.G. टांसले के द्वारा जो है ये शब्द पहली बार जो है प्रस्तुत किया गया था और ये संकल्पना भी इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, 1935 में। और चलिए आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है, आपको बताना है पारितंत्र शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था। ठीक है ना, इकोलॉजी जो शब्द है वो सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, आपके लिए ये क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है वह पारिस्थितिकी तंत्र जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो वो कौन सा है, तो वो है सामुद्रिक। ठीक है, सामुद्रिक पारितंत्र जो है ये सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 71% जो है वो जल स्थित है और जल अधिक होने के कारण हमारी पृथ्वी जो है वो देखने में नीली दिखती है। इस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है। तो पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण है वन उन्मूलन। लगातार जो पेड़ों की कटाई की जाती है, ठीक है, इससे जो है हमारा पारिस्थितिक संतुलन जो है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है और प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है एक निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है वाहन क्षमता। वाहन क्षमता कहलाता है। नेक्स्ट है जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं वह कहलाते हैं स्वयंपोषी। ठीक है, उन्हें हम स्वयंपोषी जीव कहते हैं। और एक चीज और याद रखनी है आपको कि जो जीव जो है भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें कहते हैं हम परपोषी जीव या परपोषित जीव। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पारिस्थितिकी। ठीक है, ये कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर समुद्र के विभिन्न क्षेत्रों को दिखाया गया है। ठीक है, कि मगन ढाल कहाँ है, देखिए जितनी गहराई में हम जाते हैं तो वो मगन ढाल कहलाती है। ठीक है ना, और ये मगन तट कहलाएगा। इतना क्षेत्र आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, और जो ये इधर का क्षेत्र है जल वाला, ये तो गहरा क्षेत्र कहलाएगा जो कि सबसे नीचे है। फिर उसके ऊपर जब हम जाएंगे तो ये कहलाएगा समुद्र तल जीवी प्रदेश। जितने भी समुद्र के जीव होते हैं वो इसी क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर होता है प्रकाशीय क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ तक जो है सूरज की किरणें पानी में पहुँचती हैं। ठीक है, जब सूरज की किरणें जितने क्षेत्र तक पानी में जाती हैं उस क्षेत्र को हम कहते हैं प्रकाशीय क्षेत्र। तो जीव जो होते हैं वो ना तो एकदम नीचे रहते हैं और ना ही एकदम ऊपर रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं, वो बीच के क्षेत्र में रहते हैं, समुद्र के बीच में रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, अच्छा, ये नैरीटांचल क्षेत्र भी है, आप ये देख सकते हैं नैरीटांचल क्षेत्र, ये भी जो है मगन तट का एरिया होता है। ठीक है, अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो वो है धारणीय विकास। ठीक है, धारणीय विकास। नेक्स्ट है विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, अभी मैंने आपको बताया समुद्र। नेक्स्ट है पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का लगभग 97% भाग है। तो वो है समुद्री जल का। ठीक है, समुद्री जल जो होता है वो सबसे खारा जल होता है। नेक्स्ट है समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है। तो याद रखना कौन सा है, तो याद रखना सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि जीवमंडल में उपस्थित सभी संघटकों के
समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं वो निर्माण करते हैं। तो वो निर्माण किसका करते हैं? तो याद रखना, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलते रहे। और अगर आप पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।